वालेकुम जी। आज हम लोग इंशाल्लाह देखते हैं कि हम लोगों ने नेशनल एमडीकैट की जो है वो प्रिपरेशन विद इन 1 मंथ किस तरह से करनी है। क्योंकि इसमें तो टाइम बहुत कम है, तो हमारे पास राउंड अबाउट सिर्फ 1 महीने 1 मंथ है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन विद इन 1 मंथ कंप्लीट करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पेपर पैटर्न की बात कर लेंगे, जो कि इस मरतबा चेंज हुआ है। इस मरतबा जो MCQs होंगे, टोटल MCQs 210 होंगे। लास्ट ईयर हमारे पास 200 MCQs थे। इस मरतबा हमारे पास जो टाइम होगा वो 3.5 आवर्स होगा। लास्ट ईयर 2.5 आवर्स थे। लास्ट ईयर हमारे पास पासिंग मार्क्स 60% थे, जो कि इस मतलब 65% होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास MCQs डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बायोलॉजी में से 68 MCQs होंगे। 56 MCQs हमारे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स में से होंगे। 20 MCQs हमारे पास इंग्लिश में से होंगे। हमारे पास सिर्फ 10 MCQs हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग के होंगे। चैप्टर्स की बात करें तो हमारे पास 13 चैप्टर्स जो है वो हमारे पास बायोलॉजी के हैं, 19 चैप्टर हमारे पास केमिस्ट्री के और 13 चैप्टर हमारे पास फिजिक्स के हैं। अब उसके बाद हम लोग MCQs लेवल्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के लेवल्स होंगे। एक तो बिल्कुल इजी MCQs होंगे, जो कि मतलब कि हम लोग फर्स्ट रीड पे उनका आंसर जो है वो लगा लेंगे। उसके बाद हमारे पास 120 MCQs जो होंगे वो मॉडरेट होंगे, मीडियम लेवल के होंगे, यानी कि उसमें थोड़ी बहुत जो है वो कॉम्प्लिकेशन होंगी, उसमें हम थोड़ा बहुत जो है हमें सोचना पड़ेगा। उसके बाद 40 MCQs जो है वो टफ होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। ठीक है, अब बाकी ओवरऑल बात करें तो हमारे पास 70% MCQs होंगे हमारे पास वो बुक की लाइन्स होंगी, मतलब कि हमारे पास वो रिकॉल बेस्ड होंगे। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर भी इसी में आ जाते हैं। उसके बाद फर्दर हमारे पास जो 30% MCQs होंगे वो हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड MCQs होंगे, मतलब कि हमारे पास उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने थ्योरी वगैरह नहीं पूछी होगी, उन्होंने उसकी एप्लीकेशंस पूछी होगी। जैसे कि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स पढ़ते हैं, अब वो रूल्स वो MCQs में तो नहीं पूछ सकते, तो इस तरह से वो हमें कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। H2SO4 की एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारे पास आप बोलेंगे कि H2SO4 में जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। इस तरह से एप्लीकेशन वगैरह वो आपसे पूछ सकते हैं। अब केमिस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें आईयूपीएक जो हम लोग रूल्स पढ़ते हैं, तो वो रूल्स तो अब MCQs में नहीं पूछ सकते, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो फिर किसी भी कंपाउंड का जो है वो यूपीएक या उसका कॉमन नेम वगैरह वो पूछ सकते हैं। इसको कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड MCQs। तो इस तरह के 30% MCQs होंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड MCQs होंगे। अब अगर हम लोग दोबारा MCQs डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आ जाए तो स्टार्ट हम लोग अगर इधर से करें लॉजिकल रीजनिंग से, तो इसके सिर्फ 10 MCQs हैं। ठीक है, इस पर आप लोगों ने ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, मैं आप लोगों को ये भी नहीं कह रहा कि आप लोग बिल्कुल इसे स्किप कर लो, स्किप ना करो, इसको करो, लेकिन ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट ना करो। ऐसा ना हो कि आप लोग इनके चक्करों में बाकी इन MCQs को छोड़ दो। ठीक है, अब इसके लिए मैं आप लोगों को सिर्फ यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर अकेडमीज़ के टेस्ट दे दो तो वही इसके लिए काफ़ी है। अगर एक अकेडमी के टेस्ट में हमारे पास 10 MCQs होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, अगर एक बच्चा 10 जो है वो अकेडमीज़ के टेस्ट देता है तो हमारे पास वो 100 पॉइंट्स 100 ट्रिक्स या 100 MCQs सीख लेता है। ठीक है, तो आई थिंक वो 100 पॉइंट्स 100 ट्रिक्स वो काफ़ी होंगी इसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास इंग्लिश आ जाता है। इंग्लिश में हमारे पास 20 MCQs है। अब इसके लिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है किसी अच्छी अकेडमी के नोट्स ले लो और वहाँ से अपने लिए पॉइंट्स जो है वो उठा के लिख लो। ठीक है, और उनको जो है वो डेली बेसिस पर अगर आप लोग उसे 30 मिनट्स में भी देते हो ना डेली, और इनको रिवाइज करते हो पॉइंट्स को, तो आई थिंक ये काफ़ी होगा। ठीक है, और उसके बाद MCQs की प्रैक्टिस के लिए ये है कि आप लोग सिर्फ पास पेपर्स देखो, नम्स के देख लो, MDCAT के देख लो। ठीक है, पास पेपर्स वो भी काफ़ी हैं। और अगर आप लोग किसी अकेडमी का टेस्ट दे रहे हो तो आई थिंक वो MCQs भी काफ़ी हैं। ठीक है, इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना और बिल्कुल इसे स्किप भी नहीं करना, बस इसके लिए इतना ही है। अब उसके बाद हमारे पास मेजर 3 सब्जेक्ट्स बच जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, अब टेस्ट के अंदर हमारे पास मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे पास जो है वो बायोलॉजी का होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम देना है, लेकिन फोकस आप लोगों ने केमिस्ट्री को ज़्यादा करना है। इसमें हमारे पास एक तो ये कि हमारे पास इसमें चैप्टर्स जो है वो ज़्यादा है, 19 चैप्टर्स हैं। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि इसमें से वो ट्रिकी MCQs, कॉन्सेप्चुअल MCQs और एप्लीकेशन बेस्ड MCQs आपसे जो है पूछ रहे होते हैं। फिजिक्स एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री थोड़े बहुत उसमें इजी जो है वो MCQs होते हैं। लास्ट ईयर अगर 2020 की बात की जाए तो हमारे पास सिर्फ 5 to 6 न्यूमेरिकल्स थे, बाकी सारे जो है बुक की लाइन्स थी। ठीक है, तो आप लोगों ने ज़्यादा फोकस जो है वो केमिस्ट्री पर करना है और कोशिश करें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैक्सिमम टू मैक्सिमम MCQs की प्रैक्टिस करें आप लोग। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग टाइमिंग की बात करें तो हमारे पास जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, उसमें आप लोग केमिस्ट्री को करो, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री जो है वो हमारे पास ये ज़्यादा एनर्जी जो है वो डिमांड करता है। थोड़ा बोरिंग सा होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, तो इसमें हमारे पास एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है और सुबह के वक्त एनर्जी ज़्यादा होती है। तो आप लोग सुबह का वक्त जो वक्त होता है ना मॉर्निंग वाला, उसमें केमिस्ट्री क्लियर करो। उसके बाद दिन के वक्त जो है बंदे पर थोड़ी बहुत सुस्ती होती है, तो उस वक्त आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग कोई आसान सा सब्जेक्ट करो, जिस तरह के बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में सिंपल रीडिंग करनी होती है, ऐसा कोई ट्रिक्स, कोई न्यूमेरिकल्स, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं होते, तो आप लोग दिन के वक्त बायोलॉजी को करो। ठीक है, रात के वक्त मतलब थोड़ा बहुत रिलैक्स होता है, तो उस वक्त आप लोग थोड़ा बहुत जो है वो फिज़िक्स कर लो। ठीक है,
बाकी आप लोग इसको जो अपनी जो है वो तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं जिस तरह आपको ठीक लगे। अब नेक्स्ट अगर हम लोग टाइम टेबल की बात करें तो हमारे पास अब ये एक मेरे पास सैम्पल टाइम टेबल है, आप लोग अपना भी बना सकते हो। इसमें देखा जाए तो हम लोगों ने तीनों सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना है। उसमें अब अगर आप लोग फर्दर देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स लिखे हैं और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक चैप्टर लिखा है। बायोलॉजी के 2 चैप्टर लिखने का यहाँ पर मकसद ये है कि हमारे पास बायोलॉजी का सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस है और हम लोग इजीली 2 चैप्टर्स पर डे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सिलेबस रिड्यूस है, लेकिन इसमें हम लोग क्या है कि स्टार्टिंग में अकेडमी के लेक्चर और एमसीक्यूज वगैरह भी सॉल्व करने होते हैं, तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है दिन में 2 चैप्टर करना, ठीक है। तो आप लोग आराम से अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का एक चैप्टर भी करो, बायोलॉजी के 2 चैप्टर करो, तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। इंग्लिश को आप लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्किप कर लो, फर्दर आगे हमारे पास जब हम लोग इन तीनों सब्जेक्ट्स की रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, तो उस वक्त हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, तो उसमें हम लोग इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आप लोग ज़्यादा वो आप लोग बायोलॉजी को दो, क्योंकि इसमें हमारे पास हमने फेडरल की बुक्स भी पढ़नी है, तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग इतने ही दिनों में आप लोग बायोलॉजी को कवर कर लो और साथ साथ आप लोगों के फिजिक्स और केमिस्ट्री भी जो है वो कवर होते जाएंगे, ठीक है। जब यहाँ पर आकर आप लोगों का बायोलॉजी एक बार कंप्लीट हो जाता है, तो उस वक्त उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अगले 4 दिनों में पर डे अगर आप लोग 3 चैप्टर्स भी करते हो, तो हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स है बायोलॉजी के, तो वो आप लोगों ने फेडरल की बुक से भी रीड आउट कर लेना है, ठीक है। और वहाँ से जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं तो आप लोग अपने नोट्स वगैरह में ऐड कर लो, ठीक है। जिस वक्त आप लोग ये कंप्लीट करके रहोगे तो उसके साथ साथ आप लोगों के ये 2 सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि फर्दर इनकी रिवीजन्स करनी है। अब रिवीजन्स किस तरह से होगी वो देखते हैं। अब उसके बाद 12 अगस्त तक हम लोग क्या कर चुके होंगे कि हम लोगों को एक मरतबा अपनी टेक्स्ट बुक्स को जो है वो देख चुके होंगे, हम लोग क्लियर कर चुके होंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि क्विक रिवीजन्स करनी है। अब बायोलॉजी का सिलेबस इस वक्त आप लोग उठा कर देखोगे, उन्होंने सिलेबस इतना ज़्यादा रिड्यूस कर लिया कि आप लोग डेली 3 चैप्टर्स जो है वो रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि 3 चैप्टर्स डेली रिवाइज़ करने हैं और विद इन 4 डेज़ आप लोगों ने बायोलॉजी को दोबारा से रिवाइज़ करना है। उसके बाद दोबारा आप लोगों ने नेक्स्ट 4 डेज़ लेने हैं और फिर बायोलॉजी को रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। अब इस वक्त तक आप लोगों का इतना टेम्पो बन चुका होगा, इतनी कैपेसिटी आप लोगों की बन चुकी होगी कि आप लोग डेली बायो के 4 चैप्टर्स भी रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 3 दिनों में बायोलॉजी को रिवाइज़ करना है, ठीक है। इस तरह से दोबारा फिर आप लोगों ने 3 दिनों में बायोलॉजी को रिवाइज़ करना है। उसके बाद आप लोगों का जो है वो इतना वो बन चुका होगा कि आप लोग एक दिन में हमारे पास पूरी फर्स्ट ईयर को रिवाइज़ कर सकते हो, फिर एक दिन में पूरी सेकेंड ईयर को रिवाइज़ कर सकते हो। इस तरह आप 2 मरतबा करोगे, फिर लास्ट पे एक दिन आप पूरा लोगे, उसमें आप लोगों ने पूरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बायोलॉजी को रिवाइज़ करना है। इन दिस एंड डैट में हम लोग टोटल 9 टाइम्स बायोलॉजी को रिवाइज़ कर सकते हैं 31 डेज़ में, सॉरी। अब दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए आप लोग नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगले 9 दिनों में आप लोगों ने क्या करना है कि डेली केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स करने हैं क्लियर, और उन 2 चैप्टर्स के साथ साथ आप लोगों ने उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, अकेडमीज़ के लेक्चर्स देखने हैं, और अपना उन्हें क्या करना है कि पास पेपर्स भी देखने हैं, ठीक है। स्पेशली नम्स और एमडी कैट के, ठीक है। पास पेपर्स, संडे टेस्ट और अकेडमी की अच्छी अकेडमी के लेक्चर भी आप लोग देख लो, ठीक है। बस इसमें ये होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर फिज़िक्स की बात करें तो आप लोगों ने डेली फिज़िक्स का एक चैप्टर करना है, क्योंकि फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ पर आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो आप एक चैप्टर भी लेकर चलोगे, उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि अकेडमीज़ के लेक्चर, पास्ट पेपर्स और संडे टेस्ट को भी जो है वो फोकस करना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर केमिस्ट्री के हम लोग 3 चैप्टर्स जो है वो डेली बेसिस पर रिवाइज़ करना स्टार्ट कर देंगे और एक मरतबा फिर से उसकी रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। 27 अगस्त तक हम लोग केमिस्ट्री को 3 मरतबा रिवाइज़ कर चुके होंगे। उसके बाद आप लोगों के पास आप लोगों ने क्या करना है कि 2 दिन लगाकर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को रिवाइज़ करना है, फिर 2 दिन लगाकर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को रिवाइज़ करना है। इन दिस एंड डैट में आप लोग 4 से 5 मरतबा जो है वो अपनी केमिस्ट्री को रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। और फिज़िक्स पर बात करें तो फिज़िक्स में पहले हमने एक चैप्टर को करके रिवाइज़ किया था, तो अब हम लोग 3 चैप्टर्स को करके रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। और साथ में प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ मस्ट है। फिर उसके बाद जो 2 हमारे पास दिन बचा था, तो एक दिन हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स को रिवाइज़ करेंगे, सेकंड डे पे हम लोग सेकंड ईयर फिज़िक्स को रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। इन दिस एंड डैट में हम लोग 9 टाइम्स बायोलॉजी को रिवाइज़ कर सकते हैं, 5 टाइम्स केमिस्ट्री को और 4 टाइम्स हम लोग फिज़िक्स को रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इंग्लिश फिर यहाँ पर जब हम लोग क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं ना यहाँ से, तो इसके बाद इस डेट के बाद यहाँ से फिर आप लोग क्या करो कि साथ में घंटा इंग्लिश के लिए काफ़ी होगा। उसमें जस्ट आप डेली बेस पर एक टॉपिक ले लो, उसके पॉइंट्स आप अपने पास लिख लो, कहीं से भी कवर कर लो, किसी अकेडमी के नोट से, ये वो दे सकता है, ठीक है। और वो पॉइंट्स लिख लो और उनको फिर नेक्स्ट डे पर पिछले पॉइंट्स को रिवाइज़ करते जाओ। इन दिस एंड डैट से आप लोगों की इंग्लिश की अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है।
और लॉजिकल रीजनिंग का जो मैंने आप लोगों को बताया कि बस आप लोग जो है वो संडे टेस्ट में जो MCQs होते हैं बस उन्हीं पर फोकस करो। अगर एक स्टूडेंट 10 संडे टेस्ट देता है तो वो 100 MCQs है वो पिक कर लेता है, ठीक है। तो आई थिंक इतने MCQs इनफ होंगे, क्योंकि उसकी जो है वो हमारे पास टेस्ट में परसेंटेज बहुत कम है, सिर्फ 5% मार्क्स जो है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग से होंगे, तो उस पर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कि एक्स्ट्रा उसके लिए MCQs की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बुक्स वगैरह नहीं देखेंगे। बस आप लोगों का मेन फोकस जो है वो आप लोगों का फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, ठीक है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करें, और बाकी अगर आप लोग इसके पास पेपर्स भी मस्ट देखें, ठीक है। बस आप लोग यही कोशिश करो कि आप लोग बायोलॉजी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम जो है वो उसको रिवाइज़ करो, फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज़्यादा से ज़्यादा MCQs जो है वो सॉल्व करो, साथ में इंग्लिश को भी लेकर चलो, ठीक है। और हाँ, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को बिल्कुल स्किप ना करो, ठीक है। उन्हें भी टाइम दो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा फोकस आप लोगों का इन 3 सब्जेक्ट्स पर होना चाहिए, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन है टेस्ट का ये 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। और आप लोगों को मैं लास्ट पे ये बोलूँगा कि आप लोग असल में ये जो दिन होते हैं ना, ये जिस वक्त हम लोग इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हम लोग अक्सर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार पता नहीं एडमिशन होगा नहीं होगा, क्या वो दिस एंड दैट, बहुत से हालात जो है वो जहन में आ रहे होते हैं। तो आप लोग उन सबको जो है वो निगलेक्ट करो, ठीक है, उन पर फोकस ना करो, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि पता नहीं हमारा एडमिशन होगा नहीं होगा, तो आप लोग वो चीज़ ना सोचो, ठीक है, ना उम्मीद ना हो, क्योंकि हमारे पास लास्ट पे हमारे पास सिर्फ कंपटीशन 2 to 3,000 स्टूडेंट्स में ही होता है, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो हट जाते हैं। तो आप लोग बस अपने गोल पर फोकस करो और अपनी तरफ से बेस्ट दो, बाकी जो आपके लिए बेस्ट होगा अल्लाह ताला आपको वो देंगे, ठीक है। और आप लोग लास्ट पे मैं बोलूँगा कि आप लोग इस टाइम टेबल को भी फॉलो कर सकते हो, आप लोग अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली इस टाइम टेबल को जो है वो एडजस्ट भी कर सकते हो, उसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों का फर्दर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लिया करें, और कोई सजेशन वगैरह हो ना तो भी मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया करें, ठीक है। और अगर किसी को ये टाइम टेबल ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह मैं उसे सेंड कर दूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।